नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज से किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया है। दिन भर टोल प्लाजा को फ्री कराने की कोशिश की गई, तो इस दौरान हरियाणा से लेकर यूपी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों ने अंबाला में शंभू टोल प्लाजा को फ्री करा दिया। इसके अलावा करनाल में बस्तारा टोल प्लाजा को भी फ्री करा दिया गया। दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ व हापुड़ में भी असर देखने को मिला। योगेंद्र यादव ने कहा कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर किसानों का दिल्ली मार्च आज नहीं होगा। ये मार्च कल यानी रविवार को 13 दिसंबर को शाहजहांपुर बॉर्डर से शुरू होगा। आज राजस्थान और हरियाणा के किसान कोटपुतली और बहरोड में एकत्रित होंगे। आज किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम तीनों कानूनों को रद्द कराने के बाद ही मानेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को देश भर में धरना दिया जाएगा, तो बॉर्डर पर बैठे किसान सुबह 8 बजे से 5 बजे तक एक दिन के अनशन पर बैठेंगे। किसानों ने कहा कि सरकार ने उनके बीच फूट डालने की भरपूर कोशिश की। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लगातार कदमों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि असल में सरकार किसानों की मुख्य समस्या 3 खेती के कानून और बिजली बिल की वापसी को हल नहीं करना चाहती है। अपने जिद्दी रवैये को छिपाने के लिए वह इस तरह के कदम उठा रही है। समिति ने कहा, सच ये है कि सरकार के पास किसानों से बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। मिलने के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, आपसी सहमति से हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही 7वें दौर की बातचीत होगी। बता दें, खुद को किसानों की पार्टी कहने वाले जेजेपी पर आंदोलन से दबाव है। लोग दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, मोदी जी, लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं है। आप और आपके मंत्रियों की नीति हर विरोधी को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है। भीषण ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगिए और उनकी मांगें तत्काल पूरी करिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में जारी किसान संगठनों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से किसानों से अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कई सेक्टर्स के बीच खड़ी दीवारें हटा रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर बुलाया है। वहीं टीएमसी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल लागू करना चाहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी के संस्मरण से कई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रणब मुखर्जी ने इसमें लिखा है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस राजनीतिक दिशा से भटक गई। मुखर्जी ने लिखा है, मैं ये मानता हूं कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी नेतृत्व ने राजनीतिक दिशा खो दी। सोनिया गांधी पार्टी के मामलों को संभालने में असमर्थ थी, तो मनमोहन सिंह की सदन से लंबी अनुपस्थिति से सांसदों के साथ किसी भी व्यक्तिगत संपर्क पर विराम लग गया। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की तुलना की है। उन्होंने लिखा है, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह गठबंधन को बचाने के लिए चिंतित रहते थे और इससे सरकार के कामकाज पर असर पड़ता था, जबकि मोदी अपने पहले कार्यकाल में तानाशाह की तरह काम करते दिखाई दिए और इससे सरकार, विधायिका और न्यायपालिका के बीच रिश्ते खराब हुए। भारत में एक दिन में 30,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 442 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल एक्टिव मामले 3,59,000 से ज़्यादा हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी 1,42,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अमेरिका ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि विभाग ने इस कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दिखा दी है। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अब 24 घंटे के अंदर देश में पहला टीका लगाया जाएगा। दरअसल अमेरिका में महामारी एक बार फिर विकराल रूप दिखाने लगी है। बुधवार को अमेरिका में कोरोना से रिकॉर्ड 3,263 लोगों की मौत हो गई थी। फाइजर का दावा है ये वैक्सीन 95% से ज्यादा प्रभावी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।